एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको यदि आंसर पता हो तो आप दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक। सेल वर्ड किसने दिया था फर्स्ट टाइम, बताइए। फास्ट आंसर, रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर। द न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट किसने कुक। रिकॉग्नाइज किया था? रॉबर्ट किसने? कुक ने सर। रॉबर्ट रॉबर्ट कोच कुक। ने। रॉबर्ट कुछ। कोच ने। ठीक है। द अच्छा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेजली कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से, सेल्यूलोज से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है। बाइलेयर होती है। फ्लूइड मोजेक मॉडल स्लीडेन स्वान नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। ह्यूमन बींग्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल होती है ये। ठीक है। स्लीडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। और ये बाइलेयर होती है, लिपिड की बनी हुई। इसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसमें फॉस्फेट होता है और लिपिड होता है। द राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ। राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर, गोल्जी एपरेटस पर, नॉन ऑफ एबो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और वो सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। हमारे सेल को, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? प्रोटीन। हमारे बॉडी में यदि कहीं डैमेज हो जाए तो उसकी जो हीलिंग होगी, रिपेयरिंग होगी, वो किससे होगी? प्रोटीन से होगी। ये प्रोटीन की प्रॉपर्टी होती है। प्रोटीन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारे सर्वाइवल के लिए प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। है ना। हम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, हम घी खाते हैं, दूध पीते हैं। इनसे हमको क्या मिलता है? हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। हमारी डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी है यदि हम हेल्थी रहना चाहते हैं तो। हमारी डाइट में प्रोटीन भी होने चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए और लिपिड भी होने चाहिए और बैलेंस्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा लिपिड कंज्यूम कर रहे हैं। यदि लिपिड ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हाइपर लिपिडेमिया हो जाएगा। हाइपर लिपिडेमिया मतलब लिपिड का हमारी बॉडी में बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में बढ़ जाना। यदि हम एक्सेस में कार्ब्स लेंगे तो हमको कार्ब्स के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जैसे डायबिटीज हुआ। है ना। और यदि हम, एक हुआ आपका प्रोटीन, यदि हम प्रोटीन एक्सेस में कंज्यूम करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी? गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जिस वजह से गाउट का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो रफ टाइप का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करता है। ठीक है। ये इसका आंसर है। गोल्जी एपरेटस इज कंसर्न विथ। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, सिक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, नन ऑफ एबो। बताइए। सिक्रीशन। गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है बेटा? ये सिक्रीशंस करता है। ठीक है। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय। सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन ऑफ एबो। इसका आंसर क्या है? अभी आपको बताया था। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। हाँ जी सर। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो लोग पीसफुल प्लेस पे बैठे हुए हैं वो अपने माइक को ऑन रख सकते हैं, जिनके आसपास से आवाजें नहीं आएगी। ठीक है। वो अपने माइक को ऑन रखिए और क्विकली मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 40 मिनट का हमारा सेशन रहेगा। है ना। अराउंड हमें
200 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है, और उनको समझना भी है। सेल के अंदर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नन ऑफ एबो। डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में कि हमारी बॉडी में थर्ड आई कहाँ पर होती है ना। हमारी बॉडी में जो थर्ड आई है वो किसको कहा गया है? पीनियल ग्लैंड को कहा गया है ना। शिव का जो तृतीय नेत्र होता है, शंकर भगवान का फोटो देखा है आपने? उनके जो फॉरहेड पे सेंटर में, आईब्रोज के बीच में, फॉरहेड पे जो आई प्रेजेंट होती है उसको हम थर्ड आई कहते हैं। वो केवल डिनोट की गई है। अदरवाइज हमारे ब्रेन के सेंटर में जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर आई के जैसे होता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड आई। थर्ड आई बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ये यदि एक्टिवेट हो जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक सुपर ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अंदर बहुत सारे पावर्स आ सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप सोते हो आपकी आंखें बंद होती हैं, उसके बाद भी आप ड्रीमिंग कर पाते हो, आपको दिखता है। सपने देखते हो तो आपको विजन्स आते हैं, तो शेर शेर जैसा ही दिखता है ना। शेर गधे जैसा तो नहीं दिखता। अब बताओ, आंखें बंद है तो आप कैसे देख पा रहे हो? मतलब बंद आंखों के देख पाना पॉसिबल है ना। आपके सपने देखना ये बात साबित करता है कि आप बिना आंखों के देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप सभी ने सपने देखे होंगे और सपने में आपकी आंखें बंद ही रही होगी, कि आंख खोल के सपना देखा, बंद करके देखा, है ना। तो बंद आंखों से जब व्यक्ति देख सकता है तो वो कहाँ से देखता है? वो देखता है उसकी थर्ड आई से, उसके तृतीय नेत्र से। ये सबके पास होता है लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसमें ये एक्टिवेट होता है। और उसको एक्टिवेट किया जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू। यदि आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यदि आप झूठ बोलना बंद कर देंगे, यदि आप लोगों का, प्रकृति को डैमेज करना बंद कर देंगे, आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, ऐसा आप जब कुछ सालों तक करेंगे तब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा। और ये थर्ड आई जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो हर काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपकी मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर, हो सकता है कि आप 2000 पेज की बुक एक दिन में ही पढ़ लें और आपको याद भी हो जाए। इस लेवल पे आपकी मेमोरी पहुंच जाएगी। तो पहले लोग अपने थर्ड आई को एक्टिवेट किया करते थे, अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते थे, क्योंकि पीनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है, ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम के दो हार्मोन रिलीज करता है। और ये हार्मोन का काम होता है हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना। किसी में यदि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का डिसबैलेंस हो जाए तो उसको इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया मतलब रात में नींद ना आना। बेड पे जाता है, रात भर करवटें बदलेगा लेकिन नींद नहीं आएगी, है ना। तो ये, इसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इंसोम्निया, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपके नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हमारे पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। मैलेट जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हम लोग सो जाएं। अब यदि कोई मोबाइल चला रहा है तो रात के 2-3 भी बज सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मोबाइल से जो ब्लू रे निकलती है वो हमारे नर्वस सिस्टम को ये मैसेज देती है कि अभी नहीं सोना है ना। आपको पता है, जब जहां पर जिन एरिया में बिजली नहीं होती है वहां पर लोग जल्दी सो जाते हैं। आपको यदि उन एरिया में ले जाके छोड़ दिया जाए तो आप भी कुछ ही दिनों में जल्दी सोना शुरू कर दोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां पर बिजली नहीं है वहां पर जैसे ही सूर्यास्त हुआ अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होता है और हमारी आंखों को जब इस आंखों से ये सेंस जाता है ब्रेन तक, है ना। हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती है वो एक क्रेनियल नर्व होती है। हमारे ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती है जो हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है। और सबसे बड़ी नर्व उसमें से कौन सी होती है? वेगस नर्व, ठीक है। जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तभी एक्सप्लेन किया था। आप वो वीडियो देख लेना, नर्वस सिस्टम वाला, है ना। 12 क्रेनियल नर्व्स होती है और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है और जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहती है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं बेटा एग्जाम में कि हमारे जो क्रेनियल नर्व है उसमें सबसे बड़ी नर्व कौन सी है? तो वो वेगस नर्व सबसे बड़ी होती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं ना, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, तो इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। और हमारी वेगस नर्व जब प्रॉपर काम करती है तो हमारा हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं ये परफेक्टली काम करने लगते हैं। तो व्यक्ति को कभी बीमारी नहीं होती, व्यक्ति स्वस्थ रहता है।
है ना। ये जो प्राणायाम है, योग है, इसके पीछे साइंस छुपा हुआ है बेटा, और बहुत गहरा साइंस है। लेकिन बहुत लोगों को इसके पीछे साइंस नहीं पता, लेकिन वो करते हैं तो उनको बेनिफिट्स फील होते हैं। लेकिन हर बेनिफिट को साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब मॉर्निंग में कोई आपसे कह रहा है कि भाई लंबी गहरी सांसें लो कॉन्शियसली, फोकस के साथ, क्यों कह रहा है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जितना बढ़ेगा बेटा, उतना आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा। और आपकी बॉडी में यदि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आप किसी को भी जिंदा लाश के जैसे नहीं जीना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया आधी मरी हुई जी रही है, एनर्जी का कोई लेवल नहीं है। थके थके से लोग हैं, उनकी आईज हमेशा स्लीपी नजर आ रही है, कोई उत्साह उमंग नहीं है चेहरे पे, कोई ओज तेज नहीं है। क्यों नहीं है? बॉडी में ऊर्जा का स्तर नीचे जा रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको साइंस पढ़ने को मिला है ना। साइंस हमारे सारे सवालों के हमें जवाब देता है। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है, उसमें कितने सवाल रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। वो कितने सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल पूछता है। उसको कुछ नहीं पता होता, आग क्या है, पानी क्या है, कुछ नहीं पता उसको, पेड़ पौधे क्या है। वो बहुत सारे सवाल पूछता है, और सारी जिज्ञासाओं को उसको धीरे 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 गुरु शांत करता है, उसके माता पिता शांत करते हैं। है ना। फिर वो धीरे धीरे जिज्ञासाओं से खाली होता चला जाता है ना। तो जिज्ञासा का शांत होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और जिज्ञासा हमारे अंदर से आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन की नेचुरल टेंडेंसी है जिज्ञासा। और जिज्ञासा से ही नॉलेज का जन्म होता है। ठीक है। आपने सुना होगा ना, कहावत, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। तो जैसी आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे आविष्कार होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में फीमेल ने कहा कि हम खाना नहीं बनाएंगे, तो वहां पर अब भाई क्या ऑप्शन करें, खाना नहीं बनाएंगे तो डिब्बा बंद खाना आ गया। हम साहब आज खाना बनाएंगे तो परसों खाना चाहते हैं, तो फ्रिज का आविष्कार हो गया। है ना। फ्रिज 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 क्या फैसिलिटी है, लोग एक टाइम बनाते हैं, 2-3 टाइम खाते हैं, जबकि ये गलत है। फ्रिज का नॉर्मल इसलिए उपयोग किया जाता है कि भाई किसी चीज को आप कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सको। पर यहाँ तो व्यक्ति ने उसको अपनी आलसी का साधन बना लिया है, आलसी हो गया है व्यक्ति। है ना। 2 टाइम खाना बनाने में उसको मजा नहीं आती, सोचता है एक टाइम बनाऊं खाना और शाम को भी वही खाना खाऊं। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी खाना है वो फ्रेश खाना ज्यादा बेटर है या बासा खाना ज्यादा बेटर है? माना कि वो फ्रिज में रखने से खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें वो क्वालिटी नहीं रहती। टेस्ट मेंटेन रहता है, ये बात याद रखना। टेस्ट उसका मेंटेन रहेगा, लेकिन वो बात उसमें नहीं होगी जो एक फ्रेश फूड में रहेगी। और एक फ्रेश फूड से भी ज्यादा बात तब रहती है जब वो रॉ फॉर्म में रहता है। लेकिन रॉ फॉर्म में हम हर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको थोड़ा सा पकाना जरूरी है। तो खाने को आप बहुत ज्यादा भी पकाओगे ना, तो उससे उसके न्यूट्रिशंस सब चले जाते हैं। तो हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलते। अब जैसे किसी ने, आंवले में विटामिन सी होता है, विटामिन सी जो है वो थर्मोलेवाइल प्रॉपर्टी का होता है। किसी ने विटामिन सी को टेम्परेचर दिया, तो विटामिन सी अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो मॉलिक्यूल है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो टूट जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फिर हमको विटामिन सी के फायदे नहीं मिल पाएंगे। है ना। टेम्परेचर सेंसिटिव, जैसे पपीता को भी गर्म नहीं करना चाहिए। है ना। पपीता को आप गर्म करोगे तो पपीता में भी विटामिन ए होता है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। है ना। तो टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन को हमें टेम्परेचर नहीं देना है। ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे नींबू, नींबू में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, खट्टा होता है ना नींबू। एस्कॉर्बिक एसिड एसिड है तो खट्टे टेस्ट का होगा। जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। सेल डिवीजन आपके सिलेबस में नहीं है ना। सेल डिवीजन वैसे सेल का ही एक पार्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है सेल डिवीजन। ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स में किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, बताइए? किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी का जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल वीडियो यूनिट है वीडियो। वो है नेफ्रन। इसमें क्यूबॉइडल इपिथेलियल होता है। ठीक है। क्यूबॉइडल इपिथेलियल प्रेजेंट रहता है। और ये कहाँ कहाँ पर होगा ये? क्यूबॉइडल इपिथेलियल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टिश्यू का। और किडनी का जो ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में। किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट्स के नाम क्या है? बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट। है ना। ये सब यूरिनरी सिस्टम के पार्ट के नाम है, आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से यूरिन
पास हो जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा किस बॉडी पार्ट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, यूट्रस में, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जहां पर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। और मूवमेंट की जरूरत कहाँ पर है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होता है और मूवमेंट भी होता है, फूड को आगे की तरफ पुश किया जाता है। ठीक है। स्किन में किस टाइप का टिश्यू पाया जाता है, बताओ। नॉन कैरेटेनाइज्ड, कैरेटेनाइज्ड और ट्रांजिशनल इपिथेलियल, नन ऑफ एबो। हमारी जो स्किन है बेटा, इसकी जो एपिडर्मिस है, इसमें किस टाइप का टिश्यू होता है। आप अभी अपने हाथों को छू के देखो, है ना, आप आपके हाथों को छुओगे तो जो एपिडर्मिस लेयर है इस, ये कौन सा टिश्यू है, कैरेटेनाइज्ड कहा किसी केराटिनाइड ने। सर। हाँ एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा आपका है ना माइक पास में रखो तो मुझे आवाज साफ आएगी। ठीक है, केरेटिनाइज्ड टाइप का टिश्यू पाया जाता है बेटा, है ना, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको एक लेयरिंग प्रोवाइड करता है। और हमारे पूरी बॉडी में जो सुपरफिशियल एपिडर्मिस होती है वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, केरेटिनाइज्ड। इसमें केरेटिन होता है बेटा, इसलिए ये हार्ड होता है, केरेटिन इज अ हार्ड टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कभी हमारी स्किन यदि कट जाए तो उसके उस कटी हुई स्किन से हमारे ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो स्किन हमें बचाने का काम करती है। सॉरी। और स्किन में क्या है, शेडिंग भी होती है ना। जैसे हम जब भी नहाते हैं तो स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है वो धीरे धीरे उसकी शेडिंग होती है, इतने धीरे होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, है ना। इसका फर्क आप तक देख सकते हो, कोई व्यक्ति यदि 2-3 महीने नहाए नहीं, साफ सफाई नहीं रखे, तो उसकी स्किन आप देखो। और कोई व्यक्ति यदि सुबह शाम नहाए, अपने आप को हाइजीन को मेंटेन करे, साफ सुथरा रहे, तो आप उसकी स्किन में इंप्रूवमेंट देख सकते हो। तो जो इंप्रूवमेंट आता है ना बेटा, ये शेडिंग की वजह से ही आता है। डेड स्किन शेड होते रहती है धीरे धीरे, है ना। ये केरेटिनाइज्ड टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है, ब्लड, किरेटिनाइज्ड सेल, सार्कोमियर्स, नन ऑफ एबो, बताइए। ब्लड। ब्लड। ब्लड सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सही कहा आपने, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये मैंने शायद कल ही आपको पढ़ाया था। मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, मास्ट सेल, ये आपको शायद सेकेंड ईयर का है। मास्ट सेल होते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। हमारी बॉडी में बेटा ऑटोकॉइड्स रिलीज होते हैं जिनको हम लोकल हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और ये लोकल हार्मोन एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीजन आता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उससे फाइटिंग के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसे लोकल हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को ये इंडिकेट करते हैं कि एंटीजन आ गया साहब, एंटीजन आ गया। तो जैसे हमें स्नीजिंग आ रही है, खांसी आ रही है, हमारी आई में रेडनेस आ गई, ऐसे ही तो रेडनेस नहीं आती हमारी आंख में। बिना रीजन के आंख में रेडनेस आ सकती है क्या, नहीं। हो सकता है आंख में कोई एंटीजन आ जाए, कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, कोई पॉलन ग्रेन्स आ जाए, है ना, जिसकी वजह से हमारी आंख में रेडनेस आई है। तो बिना कारण कुछ भी नहीं होता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, अकारण कुछ भी नहीं होता है। और जो अकारण होता है वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। आध्यात्म में सब कुछ अकारण होता है ना। इसको छोड़ के जितना भी साइंस है, साइंस में सब कुछ कारण से होता है। ठीक है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस है, साइंस में हर चीज के पीछे कारण है, स्पिरिचुअलिटी में अकारण सब कुछ होता है ना। इसलिए कहते हैं ना भाई, किसी से लव करो तो मतलब अनकंडीशनल लव करो। यदि आप अनकंडीशनल लव करोगे तो वो ट्रू लव होगा और वो स्पिरिचुअल लव होगा, जिसमें आप कुछ देना चाहते हो विदाउट एनी रिटर्न। यदि आप रिटर्न चाहते हो तो ये तो लेन देन हो गया, ये तो ट्रेडिंग हो गई, ये तो बिजनेस हो गया। आज के टाइम पे लोग बिजनेस ज्यादा करते हैं और लव कम करते हैं, है ना। तो जब भी आप किसी से लव करो, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, पापा से, तो अनकंडीशनल लव करो। उनसे कभी कोई रिटर्न में कुछ चाहो मत, है ना। कोई बेटा इसलिए अपने माता पिता की सेवा ना करे कि उनको पेंशन आ रही हो, है ना, पेंशन के लोभ से, कि पापा की पेंशन आती है 40,000, चलो इनकी देखभाल करते हैं तो हम ही को मिलेंगे वो पैसे। तो ये बेटा लोभ हुआ, ये ग्रीड हुई, ये लालच हुई, है ना। अनकंडीशनल लव क्या है, यदि किसी के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं भी है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं भी है, तो आप उनका लालन पालन करो जैसा उनने आपका किया था। कोई छोटा बच्चा है 10-12 साल का, तो उसके पापा बोलते हैं क्या उससे पैसा लेके आ तो मैं तुझे खाना दूंगा, नहीं बोलते ना, है ना।
ऐसे ही क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अपने पापा के पास अब पैसे नहीं है, वो बूढ़े हो गए, और उन्होंने अब जितना कमाना था कमाया, घर बनाया, आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, क्या ये कम है? तो इसके इसके रिटर्न में हमें ऑटोमेटिकली वही उनको देना चाहिए जो उनने हमको दिया है ना। इस चीज का हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर नॉलेज के साथ, साइंस के साथ, पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ उसका जो बिहेवियर, पर्सनालिटी, उसकी जो सोच है, वो बहुत मायने रखती है। तो आप पढ़ाई भी कीजिए और अपने अपने आप को चारों आयामों में विकसित कीजिए, एक ही आयाम में नहीं, सभी आयाम में आपको विकसित करना है। आपको सोसाइटी का भी नॉलेज होना चाहिए, रिश्तों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, लोगों की फीलिंग को आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। यदि आप ऐसे नहीं हो तो फिर कोई काम के नहीं हो आप। कोई डॉक्टर है और वो किसी भी पेशेंट को आता है तो बस पैसा ही कमाने की सोचता है। वो समझ गया कि मैं पेशेंट को 10 रुपए की दवाई से ठीक कर सकता हूँ, फिर भी उसने उसको एक टेस्ट लिख दिया और वो लैब में फोन लगा के बोल दिया कि भाई उसका सैंपल लेके वॉश बेसिन में फेंक देना और एक रिपोर्ट बना के दे देना, है ना। तो इससे तुझे जो फायदा होगा उसका मुझे 50% दे देना। ऐसा कुछ लोग करते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, है ना। तो फिर उसके एवज में उनको क्या मिलता है? उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनका ब्रेन कमजोर है, जिनको ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है ना। ये क्या है? जैसा इंसान करता है वैसा उसको रिटर्न मिलता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान के अंदर इथिक्स होने चाहिए, है ना, उसके अंदर सिविक सेंस होना चाहिए, उसको चीजों को समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और चीजों को बैलेंस करना कोई गलत नहीं है ना। आपने रॉबिन हुड का नाम सुना होगा, है ना। मैं जब छोटा था तो मुझे रॉबिन हुड की कहानी सुनाती थी नानी, है ना। अभी मेरी नानी भी काफी बीमार है, उनकी भी काफी 90+ एज हो गई है ना। तो रॉबिन हुड क्या करता था, जो लोग बेचारे भूखे हैं उन लोग को खाना खिलाता था। लेकिन कैसे खिलाता था? चोरी के पैसों से। लेकिन चोरी किसके यहाँ करता था? चोर के यहाँ करता था। एक चोर यदि दूसरे चोर के यहाँ चोरी करे तो ये कभी गलत नहीं होता है। एक इंसान भूख से मर रहा है और आपने उसको यदि खाना खिला दिया चोरी करके, तो क्या चोरी गलत हो जाएगी? नहीं, चोरी गलत नहीं होगी। जो कुछ बेटा आप करते हो ना, आपके भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है उस काम को करने के पीछे। कुछ लोग चोरी इसलिए भी कर रहे हैं कि वो लग्जूरियस लाइफ जी सके, कुछ लोग चोरी इसलिए कर रहे हैं कि वो नशा कर सकें। उनके जो ड्रग एब्यूज की आदत है, ड्रग एब्यूज भी आपसे डेफिनेशन पूछते हैं बेटा, ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है? ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एब्यूज का मतलब होता है दवाइयों से नशा करना। लोग 2 पैक लगाते हैं अल्कोहल के और उसके बाद फिर वो डाइजेपाम खा लेते हैं, एक आध पत्ता या आधा पत्ता, तो उनका नशा 5 गुना बढ़ जाता है। अब वो ऐसे नशे, जो लोग नशे की लत में पड़ गए हैं, क्या वो कोई काम कर पाएंगे? हम्म। कोई स्टूडेंट है यदि वो दिन रात नशा करने लगे तो वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, है ना। कोई टीचर है यदि वो नशा करता हो तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। कोई भी व्यक्ति जो नशा कर रहा है वो किसी काम को नहीं कर पाएगा, पर उसको नशा करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब कोई व्यक्ति चोरी इसलिए करता है कि उसको नशे के लिए पैसा चाहिए, तो उसकी ये चोरी गलत हो जाएगी, है ना। तो कभी भी कोई काम इस दुनिया में गलत नहीं होता, उस काम को करने के पीछे आपके भाव क्या है, ये बहुत मायने रखते हैं। तो हमेशा एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ किसी भी एक्शन को परफॉर्म करो। हॉलिस्टिक एक्शन, हॉलिस्टिक थॉट्स होने चाहिए, तो वह एक्शन भी आपका हॉलिस्टिक होगा। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है ना। तो आपको इस तरह से बेटा अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, अपने माइंड पे आपको काम करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल है बेटा, माइंड से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने माइंड को यूज किया, तो आज उनके नाम के कोटेशंस हमारे दीवारों पे हम देखते हैं। आज हम उनके एग्जाम्पल्स पुट करते हैं, क्यों करते हैं? है ना। तो उनमें कुछ खास बात रही होगी, तो उसका 5-10% तो हम हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, है ना। हम 100% तो वैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमारे जो रोल मॉडल है, हम उनकी छवि हमारे अंदर तो आ सकती है थोड़ी बहुत, तो अपने रोल मॉडल्स बनाइए। हो सकता है कि किसी के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, नाना नानी दादा दादी, कोई भी हो सकता है, मामा हो सकते हैं, या कोई गॉड गॉडेस हो सकते हैं, या कोई महापुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपके रोल रोल मॉडल्स बनाए हैं आपने? बताइए आप में से किसी का कोई रोल मॉडल हो तो, है क्या? हाँ सर, मैं खुद ही हूँ सर। क्या बात है, अपने आप को भी रोल मॉडल बना सकते हो आप, है ना। यदि आप अपने अंदर बहुत सारे ऐसी खूबियां डेवलप कर लें कि आप अपने आप को लगे कि नहीं यार मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी खूबियां हैं, तो आपके रोल मॉडल आप खुद भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है।
लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन जरूर लेता है ना। क्योंकि जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो वो तो कोरे कागज की तरह रहता है, तो किसी ना किसी को देख के तो सीखता है। ऐसा होता है क्या बेटा? क्यों? जब भी कोई इस दुनिया में आता है, आप हाँ जो सर। कुछ सीखे हो किसी को देख के ही सीखे हो या नहीं, ये बताओ। हाँ सर। आज यदि कोई परफेक्ट है तो वो क्यों परफेक्ट है? क्या जब वो दुनिया में आया था तो क्या एकदम से बोलना शुरू कर दिया था? नहीं। उसने उसके माता पिता को बोलते देखा कि नहीं? आपको पता है इससे एक्सपेरिमेंट किए गए कि भाई व्यक्ति बोलना कैसे सीख जाता है ना, इंसान का बच्चा बोलना कैसे सीख जाता है, और ऐसा क्या किया जाए कि उसको बोलना ना आए। आपको पता है इंसान का बच्चा बोलना कैसे सीखता है? क्योंकि जब वो इस दुनिया में आता है ना तो उसकी मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं, जैसे ही वो पैदा होता है ना, तो नर्स भी बात कर रही होती है, डॉक्टर बात कर रहा होता है, फिर वो माँ घर पे आ जाता है तो माता पिता बात कर रहे होते हैं, उसके बड़े भाई बहन है तो वो भी बात कर रहे होते हैं। तो धीरे धीरे वो शब्दों को सुनता है, और यदि वो शब्द ना सुने तो वो हमेशा आ उ हु हा ऐसा ही करेगा वो। यदि उसको कभी कोई शब्द न सुनने दिया जाए तो केवल वो मुंह से आवाजें निकालेगा, शब्द नहीं बना पाएगा। आज एक व्यक्ति लिख पा रहा है, आप हिंदी पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, कैसे? कि आपको ट्रेनिंग मिली है, तब आप कर पा रहे हो। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है कुछ सीखने के लिए। बिना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के आप कुछ नहीं सीख सकते। इसलिए आपको हर व्यक्ति के प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए, है ना। यदि आप ग्रेटिट्यूड रखोगे बेटा तो ये कायनात आपको बहुत सफलता देगी, आपको बहुत खुशियां देगी। यदि आप ग्रेटिट्यूड नहीं रखोगे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु था, उस गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया कि भाई तलवार को ऊपर फेंको, और जब वो नीचे आती है तो उसका अपने दांतों पे बैलेंस बना लो। कितना कठिन टास्क है ये। यदि तलवार आपने ऊपर फेंकी और नीचे आपने उसका यदि दांतों पे बैलेंस नहीं बनाया, तो वो आपके मुंह में अंदर घुस जाएगी गले में, और आपकी जान चली जाएगी, है ना। तो बड़ा अभ्यास किया उसने, और उसका गुरु शांत हो गया, और वो ये कर्तव्य दिखाने लगा। उसके अंदर ईगो आ गया, उसके अंदर अहंकार आ गया। उसको लगा कि यार मैं क्या हूँ, मेरे जैसा तो अब कोई है ही नहीं, एक ही था मेरा गुरु, वो तो अब रहा नहीं। तो वो अपने आप को ही सर्वज्ञ मानने लगा, सर्वे सर्वा मानने लगा। पहले वो अपने गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड रखता था, लेकिन जब उसके गुरु शांत हो गए तो उसने ये बताना शुरू कर दिया कि बस मैं ही हूँ सब कुछ। और एक दिन उसने ऐसे ही कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। अब ऐसा तो नहीं है, किसी ना किसी ने तो सिखाया था। तो जैसे ही उसने ये भाव के साथ वो कर्तव्य दिखाने लगा, तो अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तलवार उसके गले में घुस गई, और वो शांत हो गया। ठीक है। तो हमेशा जो भी आपका गुरु रहे, जो जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिले लाइफ में, हमेशा अपने अंदर भाव रखना कि उसके प्रति आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हो, थैंकफुल रहो आप उसके लिए, है ना। कभी भी उसको भूलना नहीं। और आपके जो पहले गुरु है वो तो आपके माता पिता ही है ना। आपकी माँ से ज्यादा तो कोई आपका प्रथम गुरु हो ही नहीं सकता। उसी ने आपको इस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया है ना। तो वो आपकी प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु है आपके पापा, मम्मी पापा दोनों ही मान लो, है ना। फिर उसके बाद आपका सेकंड है जिसने आपको लिखना पढ़ना सिखाया। आज आप पढ़ पाते हो ना? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि सबको उनके मम्मी पापा ने पढ़ना लिखना सिखाया होगा, सपोर्ट किया होगा, लेकिन स्कूल जरूर गए होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं जो स्कूल नहीं गया। तभी तो आप फार्मेसी में एडमिशन ले पाए हो, क्योंकि 12वीं पास मिनिमम क्राइटेरिया है। और पहली से लेके 12वीं तक आपको बहुत सारे गुरु मिले होंगे जिनने आपको सिखाया, जैसा भी सिखाया है, कम सिखाया है, ज्यादा सिखाया है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, है ना। तो उस किसी को ज्यादा सिखाया होगा तो शायद वो अभी कलेक्टर भी बन गया होगा 22-23 साल की एज में। तो ये होता है बेटा गुरु। गुरु आपको यदि सही मिल जाए तो व्यक्ति 22-23 साल की एज में कलेक्टर बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकता है। 25 साल की एज में लोग पीएचडी कर लेते हैं यदि गुरु सही मिल जाए तो, क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन देता है। और यदि मार्गदर्शन सही ना हो तो हमको 45 साल की एज में भी पढ़ना पड़ता है। यदि पढ़ना वैसे कभी गलत नहीं है, हर एज में व्यक्ति पढ़ सकता है ना। लेकिन वो पढ़े इसलिए कि उसको पढ़ने में आनंद आता हो, इसलिए नहीं पढ़े कि पढ़ना उसकी मजबूरी हो जाए। कोई काम करो तो बेटा आनंद से करो, पढ़ना जरूरी है तो इसको अपना आनंद बना लो। हर वो काम जो जीवन में आपको सफलता देगा उसको अपना आनंद बना के करो, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मजबूरी में मन मार के करोगे, मन नहीं लगेगा, तो फिर कोई मजे की बात नहीं है ना। हर दिन आप लोग पढ़ाई किया करो कम से कम 1 से 1.5 घंटा, कोई भी फेल नहीं होगा आप में से।
है ना। रिजल्ट तो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ खराब आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट बहुत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोगों का स्क्रीन टाइम 2 3 4 घंटे होगा, मोबाइल चलाते होंगे। पर कम से कम 1.5 घंटे मोबाइल से ही पढ़ लिया करो कम से कम, है ना। ऑनलाइन ही पढ़ लिया करो। पीपीटीज डली हुई हैं, पीडीएफ डले हुए हैं, ऑडियो डले, वीडियो डले, सारा आपका कंटेंट, स्टडी कंटेंट आपको मिल जाएगा। मेजोरिटी ऑफ आपके टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको तैयार किया करो डेली। 1 यूनिट आपको तैयार करनी है हर सब्जेक्ट की, और उसके नोट्स बनाने हैं। राइटिंग वर्क किया करो। राइटिंग वर्क बहुत जरूरी है। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होते हैं। लिखना और पढ़ना ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, पता है आपको। यदि आप चाहें कि आप जीवन भर, जब तक आप बूढ़े भी हो जाओगे तब भी आप मेंटली फिट रहोगे, यदि आप लिखने और पढ़ने का काम करते रहोगे तो। डेली कम से कम 20 30 पेज आपको पढ़ना ही चाहिए, हर एज के व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। मैं खुद भी बेटा इतने पेजेस पर डे पढ़ता हूँ, कम से कम 30 40 50 पेज तो मेरे हो ही जाते हैं। मेरा रिसर्च का काम भी चल रहा है ना। तो आप लोग को तो बीइंग एज अ स्टूडेंट मैंडेटरी है ना। तो आप लोग को कम से कम 20 25 पेज डेली पढ़ो आप, है ना। और कम से कम 1 से 2 पेज लिखो भी। राइटिंग वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमारे ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स कनेक्टेड है। जब हम राइटिंग वर्क करते हैं ना तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो राइटिंग वर्क भी करते रहना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, है ना। पहले क्या था, व्यक्ति माइंड में बहुत सारे कैलकुलेशन भी करता था तो माइंड की एक्सरसाइज होती थी, लेकिन अब वो कैलकुलेटर पे डिपेंड हो गया है। छोटी से छोटी भी मैंने देखा आजकल कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो कैसे करते हैं हम, मोबाइल के कैलकुलेटर से। वहीं पर मैं बुजुर्गों को देखता हूँ, तो भले वो इतनी एज हो गई 65 साल की, लेकिन वो माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। मेरे नाना अभी, मतलब इतनी एज हो गई है उनकी, लेकिन वो माइंड में कैलकुलेशन जितनी कर लेते उतनी मैं नहीं कर पाता हूँ, सोचो। वो पढ़े हैं, मतलब 10वीं तक पढ़े होंगे शायद, वो 8वीं या 10वीं। लेकिन उनको, मतलब उनकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग है कैलकुलेशन के मामले में, जो जनरल कैलकुलेशंस होती है ना, बहुत स्ट्रांग है। तो मैं सोचता था पहले की पढ़ाई ऐसी थी कि 8वीं 10वीं के लोग भी आज के पीएचडी को टक्कर दे रहे हैं। तो क्या क्या था पहले ऐसा, है ना। तो कुछ खास बात थी पहले, आपने भी, आपकी भी फैमिली में देखा होगा, है ना। वैदिक मैथ्स तो अब कोई जानता नहीं है। वैदिक मैथ्स एक ऐसी मैथ्स होती है जिससे आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हो। अब ये उतना प्रचलन नहीं रहा आज का, है ना। अबेकस वबेकस आ गया, ये सब इसी के बच्चे हैं छोटे, ठीक है। तो मास्ट सेल बेटा सेरोटोनिन रिलीज करती है और हिस्टामिन रिलीज करती है, और हिस्टामिन से हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है। एलर्जिक रिस्पॉन्स का एग्जांपल है जैसे छींकना, खांसना, स्किन पे रैशेज आना, है ना, आई में रेडनेस आना। तो ये सब लोकल हार्मोन की वजह से होता है, और वो लोकल हार्मोन का एक एग्जांपल है हिस्टामिन। और हिस्टामिन कौन रिलीज करता है, मास्ट सेल। और सेरोटोनिन भी रिलीज करता है। सेरोटोनिन हार्मोन से हमारे अंदर प्लेजर भी आता है, हमारे अंदर उत्साह आता है, हमारे अंदर उमंग आती है, ठीक है। तो ये मास्ट सेल से रिलीज होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में बेटा 250 300 प्रकार के सेल होते हैं, और हर सेल का अपना फंक्शन होता है। जैसे न्यूरॉन सेल है, उसका अपनी प्रॉपर्टीज और फंक्शन है ना। मास्ट सेल है, नेफ्रॉन सेल है, नेफ्रॉन सेल क्या करता है आपका, फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपका आरबीसीएस सेल है, ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है ना। मसल्स के फाइबर का जो सेल होता है उसमें कॉन्ट्रेक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना। तो आपके बॉडी में जितने भी सेल है बेटा, सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ना, और वो उस हिसाब से काम करते हैं। अब जैसे एंडोक्राइन सिस्टम का सेल है, वो आपका हार्मोन का प्रोडक्शन कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। हर सेल हार्मोन नहीं बना पा रहा है, लेकिन जो ग्लैंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स, ग्रंथियां हम पढ़ते हैं, उन ग्रंथियों में जो कोशिकाएं प्रेजेंट रहती हैं, वो कोशिकाएं बनाती है हार्मोन, है ना। तो वो उनका गुण है ना। तो हर सेल के अपनी प्रॉपर्टी है और अपने काम है, और उस हिसाब से वो सेल अपने काम को करते हैं और हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है बेटा, सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन क्या है, एक हार्मोन भी है बेटा और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। दोनों प्रॉपर्टी रखता है सेरोटोनिन। और हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये किसके बनते हैं, प्रोटीन के बनते हैं। और यदि हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, एंजाइम नहीं बन पाएंगे। और ये नहीं बन पाएंगे तो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और यदि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन स्लो हो गया तो एनर्जी प्रोडक्शन लो हो जाएगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन लो हो जाएगा। लो एक्सक्रीशन की वजह से हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और हमें कोई ना कोई बीमारी 100% हो जाएगी, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और मरीज की डेथ हो सकती है, ठीक है। इस तरह से इंसान की बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ती है।
है ना। तो ये है आपका मास्ट सेल। ठीक है। अब मुझे बताइए विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। एडिपोज टिश्यू, एल्वियोलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और एपिथेलियम। क्या है इसका आंसर? एडिपोज टिश्यू हो सकता है क्या? एडिपोज टिश्यू तो चर्बी होता है ना। एल्वियोलर टिश्यू इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब मुझे बताइए नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स टिश्यू, ये हमारे विल के अनुसार काम करता है या विल के विपरीत काम करता है? ये ऐच्छिक टाइप की पेशी होती है, अनैच्छिक टाइप की होती है, बताओ। ये अनैच्छिक टाइप की पेशी होती है। दो टाइप की मांसपेशियां होती है, एक आ, हमारे कंट्रोल में होती है और एक अपने हिसाब से काम करती है। जैसे हार्ट की जो मसल्स है वो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन मेरे जो हाथ में जो मसल्स है मैं हाथ को तो अपने हिसाब से उठा सकता हूँ, है ना। जैसे मेरी आंतें हैं तो हाथों में जो मूवमेंट हो रहा है वो मेरी ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है, तो ना चाहते हुए भी मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है ना। खाना गिलना है मेरे हाथ में, डाइजेस्ट होना तो ऑटोमेटिकली होता है। कार्डियक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मेरे कहने पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। रिदमिसिटी किस में पाई जाती है? कार्डियक मसल्स में, नर्वस टिश्यू में, वॉलेंट्री मसल्स में और ग्लोबुलर सेल में। किसमें होती है रिदमिसिटी? रिदमिसिटी होती है बेटा कार्डियक मसल्स में। ठीक है। कार्डियक मसल्स में हार्ट साउंड लगभग जो हमें आता है ना वो वॉल के खुलने और बंद होने का साउंड होता है। कार्डियक मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और हार्ट हार्ट पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ठीक है। एक्सॉन और डेंड्राइट्स, ये कौन से बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं, कौन से सेल टिश्यू में पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स में, विसरल मसल्स में, न्यूरॉन में और ब्रेन में। कहाँ होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स? ये प्रेजेंट होते हैं बेटा न्यूरॉन सेल में, है ना। न्यूरॉन सेल में आपका एक्सॉन होगा, डेंड्राइट होगा, नोड्स ऑफ ग्रैन्युलर होंगे, माइलिन शीथ होगी, है ना। तो ये आपके न्यूरॉन के पार्ट है। द लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू आर कंसर्न विथ पैनक्रियाज, ब्रेन, स्प्लीन और थायराइड। इसमें से कौन सा लिम्फेटिक टिश्यू है? लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है इसमें से? ब्रेन, पेनक्रियाज, थायराइड और स्प्लीन, बताइए। परसों आपको रिवाइज करवाया था मैंने। लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन। हाँ वेरी गुड, स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक है। पेनक्रियाज भी नहीं है, पेनक्रियाज एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना। और मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड होता है बेटा पेनक्रियाज। ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं? जो हार्मोन भी रिलीज करे और एंजाइम भी रिलीज करे, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज कौन से सिस्टम का टिश्यू है, कौन से सिस्टम का पार्ट है? एंडोक्राइन। ब्रेन किसका पार्ट हो गया बेटा? नर्वस सिस्टम का, है ना। थायराइड किसका हो गया? थायराइड एक हार्मोन है और थायराइड एक ग्लैंड भी होती है, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। तो थायराइड किसका पार्ट हो गया? एंडोक्राइन का। बचा क्या? स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पाई जाती है? रिस्पिरेटरी ट्रैक में, हार्ट में, बोन्स में, नन ऑफ एबो। बताइए कहाँ होती है? इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है और ब्रीदिंग में हमें सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। अब बताओ ये ऐच्छिक होगी या अनैच्छिक होगी? आपकी जो सांसें चल रही हैं बेटा, या आपकी, आप इसको रोक सकते हो क्या? प्रैक्टिकल करके देखो, बोल दो अपनी सांसों को कि रुक जा।